अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने पढ़ना है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप 5 ईयर उठा के देखोगे तो ये टॉपिक आपको 5 ईयर में ज़रूर नज़र आएगा। तो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इंशाल्लाह आज ए से लेके जेड तक पूरे इस टॉपिक को समझ लेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखो थिन फिल्म क्या होती है, इस चीज़ को देख लेते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन यहाँ पर अलग है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अलग थी, डिस्ट्रक्टिव में यहाँ पर अलग है, वहाँ पर अलग थी। तो इसकी बात भी मैं बता दूंगा, सारी वजह समझा दूंगा ए टू जेड। जस्ट कॉपी में नोट डाउन करते रहो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेक्चर लिखते रहो। अच्छा देखो, थिन फिल्म होती क्या है, आपने बचपने में ज़रूर इससे खेला होगा। वो आते थे ना पानी बेचने के लिए, सरफ़ का पानी बेचने के लिए, फिर उस सरफ़ के पानी से गुब्बारे बनते थे। तो वो जो गुब्बारे की लेयर होती थी वो थिन फिल्म होती थी। वो जो बिल्कुल बारीक सी लेयर, फॉर एग्ज़ाम्पल सरफ़ का पानी होता था या सोप का पानी होता था या कोई भी केमिकल का पानी होता था, उस पानी से आप फिर यूँ फूंक मार के गुब्बारा बनाते थे, ठीक है। वो गुब्बारे की जो लेयर होती थी उसमें होती थी थिन फिल्म। अगर उस गुब्बारे को आपने देखा हो तो उसमें आपको मुख्तलिफ़ कलर भी नज़र आते थे। तो वो क्यों हो रहा होता था? वो इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा होता था। अब बचपने में आपने उस चीज़ से खेल लिया, आज इस बारे में पढ़ोगे। अच्छा, अगर आपके घर में तेल हो, वैसे तो अमूमन हर किसी के घर में तेल होगा ही, तो कुकिंग ऑयल देखना, कुकिंग ऑयल की अगर एक लेयर देखोगे तो आपको वो भी थिन फिल्म नज़र आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई थिन फिल्म होती क्या है। अब थोड़ा सा थिन फिल्म के बारे में मज़ीद पढ़ लेते हैं। अगर इस थिन फिल्म की थिकनेस, यानी ये कितनी मोटी होती है, अगर ये थिकनेस निकाले ना तो ये थिकनेस नैनोमीटर से लेकर माइक्रोमीटर में होती है। बहुत ही पतली ये थिकनेस होती है, आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आएगी ये थिकनेस, आपको जस्ट एक लेयर नज़र आ रही होगी ऊपर से, क्योंकि आपकी आँख इतना छोटी चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर सकती, ये माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो माइक्रोमीटर तक तो हो सकती है, लेकिन नैनोमीटर तक माइक्रोस्कोप से थोड़ा मुश्किल होती है, ठीक है। समझ गए ना इसकी थिकनेस कैसी होती है। अब ज़रा इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मज़ीद डिटेल में जाते हैं। डायग्राम अगर आपने समझ ली, यकीन मानो पूरा टॉपिक क्लियर है, सिर्फ डायग्राम है। अच्छा, डायग्राम कैसी है, डायग्राम समझ लो बस, पूरा टॉपिक क्लियर है, कोई बहुत बड़ी डेरिवेशन नहीं है। ये आ गई आपके पास उस थिन फिल्म की फर्स्ट लेयर, ठीक है। आपको पता है मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ लेयर से मिलके बन रही होती हैं। ये आ गई फर्स्ट लेयर और ये आ गई आपके पास सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर को थोड़ा सा मैं ऊपर बना देता हूँ ताकि आपको मज़ीद बात अच्छी समझ में आए, ठीक है। ये दो लेयर आ गई। अब ये क्या है, ये दोनों लेयर मिलके क्या बना रही है, एक थिन फिल्म बना रही है। बेशक मैं बोल तो थिन रहा हूँ, लेकिन वो हम क्या कर रहे हैं, उसको बड़ा करके बोर्ड पे बना रहे हैं। तो आप इस बात को समझना। अच्छा, थिकनेस क्या होती है इसकी, इसकी थिकनेस, इस लेयर की थिकनेस होती है टी, ठीक है। अच्छा, इसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप लोग पढ़ चुके हो इसको प्रीवियस क्लासों में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप डिनोट करते हो एन से। ये जो है वो रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी लाइट की स्पीड है, लेकिन ये वाली लाइट की स्पीड सी वैक्यूम में है और ये वाली मीडियम में है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वैक्यूम, वैक्यूम का क्या मतलब है कि कुछ भी मौजूद नहीं है, मीडियम के तौर पे कुछ नहीं है, और ये मीडियम में है, यानी कोई भी मीडियम होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, गिलास, ये आपके पास जो थिन फिल्म है उसका मीडियम है। याद रखना, ये थिन फिल्म का मीडियम है, जो आपकी पतली सी लेयर है ना, बिल्कुल वही चीज़, ठीक है, समझ गए ना। अब ये ऊपर वाली लेयर है, समझ लो ये ऊपर वाला सरफेस है, ये आपका एयर है। अच्छा, अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा तो इसकी एन की वैल्यू भी होगी, इसकी एन की वैल्यू होती है 1, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी 1, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर मैंने लगाया एक लाइट सोर्स। अब सब बच्चों को ये बात पता है कि अगर आपको लाइट सोर्स लगाना है तो कौन सा वाला लगाओगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वो सिंगल वेवलेंथ का होता है। जब भी इंटरफेरेंस का फिनोमिना देखना होता है ना, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स और कोहेरेंट लाइट सोर्स यूज़ होता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब ऐसा सोर्स जो कि सिंगल वेवलेंथ दे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी लाइट आती है ना, वो सिंगल वेवलेंथ की नहीं होती, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे सोर्स भी होते हैं जिससे सिंगल वेवलेंथ मिल सकती है, एक वेवलेंथ, सिर्फ एक वैल्यू आएगी, रेंज नहीं आ रही होगी। चलो बात समझ में आ गए, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ, मोनोक्रोमेटिक,
ठीक है, सोर्स, SOURCE, ठीक है। चलो अब देखो है क्या, ये आई आपकी इंसिडेंट लाइट। जो लाइट सोर्स से आ रही होती है वो इंसिडेंट कहलाती है, टकराने वाली। बात समझ भी आ रही है, टकरा रही है आके, देखो। अच्छा अब यहाँ से स्टार्ट करिए, इसको O बोल देते हैं, ये भी बात समझ आ रही है माशाल्लाह से। अच्छा अब आपको पता है हम एंगल कैसे निकालते हैं, मतलब हम जो लाइट रे बनाते हैं, लाइट रे का इंसिडेंट एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टिव एंगल क्या होगा, या रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होगा, कैसे निकालते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर कर। नॉर्मल कैसे बनता है, नॉर्मल बनता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ये नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं, इतना बना देते हैं। अब फिर यहाँ भी बना के दिखा देता हूँ, ये देखो, ये आपके पास सरफेस है, सरफेस से नॉर्मल बनाना है तो कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। इस परपेंडिकुलर की मदद से आपको बहुत सारे एंगल मिलेंगे, और जो बेसिक 3 एंगल होते हैं हमारे पास यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन अलग है, रिफ्रैक्शन अलग है। अच्छा देखो, अब जब ये लाइट इंसिडेंट हुई तो ये पार्शियली रिफ्रैक्ट हो जाएगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या, टकरा कर वापस आ जाना, ये रिफ्लेक्ट हो गई। पेनिट्रेट कर जाना, अंदर घुस जाना मटेरियल के, ये रिफ्रैक्ट हो गया। बात क्लियर है। अच्छा एक चीज़ का बड़ा प्यारा ध्यान रखेंगे आप बच्चे, कि जब रिफ्रैक्शन बनाएंगे, रिफ्रैक्शन, तो लाइट को आप नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मैं थोड़ा सा फ़र्क को मज़ीद वाज़े कर देता हूँ ताकि आपके लिए और अच्छा हो जाए, ठीक है। फ़र्क को मज़ीद वाज़े कर दिया। अब देखो लाइट वैसे कहाँ जानी चाहिए थी, यूँ जानी चाहिए थी ना, यूँ, लेकिन लाइट यूँ नहीं गई, लाइट क्या हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इसकी वजह लिखो, लाइट नॉर्मल की तरफ जब बेंड होती है, जब आप, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऊपर वाले मीडियम का ज़्यादा हो और नीचे वाले मीडियम का कम हो। थोड़ी सी बात हार्ड हो गई ना, मतलब ऊपर वाले का कम हो, नीचे वाले का ज़्यादा हो, थोड़ी सी हार्ड बात हो गई, ईजी करते हैं। अगर आपके पास रेयर मीडियम है, एयर एक रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, ठीक है, रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम का क्या मतलब है, ठीक है, रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम का मतलब होता है कि डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अच्छा देखो, फिल्म जो है वो आपकी, क्या है, डेंसर है। थिन फिल्म जो है वो आपकी डेंसर है, और एयर जो है वो रेयर है। अब रेयर क्या होता है, रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी कम हो, ठीक है। यानी डेंसिटी क्यों कम आएगी, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स कम होंगे, ठीक है, यानी इसका वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम तो मतलब सेम रख लो, समझ लो पार्टिकल कम है। अब डेंसिटी कम कैसे होती है, आपको फैक्टर पता है कि भाई मास कम है और पर यूनिट वॉल्यूम में आपने देख लिया। अब डेंसिटी ज़्यादा है कैसे, कि आपके पास मास ज़्यादा है, 1 यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है। देखो भाई एयर की डेंसिटी कम होती है, ठीक है, और थिन फिल्म की डेंसिटी ज़्यादा है। अब थिन फिल्म की डेंसिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें पार्टिकल ज़्यादा होंगे, मास ज़्यादा होगा। एयर की डेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि इसमें पार्टिकल कम होंगे, मास कम होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो जब आप रेयर मीडियम में होगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा, तो आपकी लाइट ऐसे आ गई। जैसे ही आप डेंसर मीडियम में गए, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, DM लिख रहा हूँ, डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में जाने की वजह से पार्टिकल्स अंदर ज़्यादा हैं, डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी के ज़्यादा होने की वजह से लाइट क्या हुई, नॉर्मल की तरफ आ गई, ठीक है। अच्छा अब डेंसर मीडियम से जब रेयर में जाओगे तो इसका उलट होगा, वो मैं करके दिखा दूंगा। तो बात समझ में आ गई, ये यहाँ पर आ गई। अब इस पॉइंट को कह लेते हैं हम A, क्योंकि हमें यहाँ पर लेबलिंग भी करनी है ना। अब लाइट यहाँ पर आके टकरा गई, पहले ऊपर वाली लेयर से टकराई या ऊपर वाली सरफेस से टकराई लाइट, अब नीचे वाले सरफेस से आके टकरा गई है। अब यहाँ पे भी वही फिनोमिना होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अच्छा नीचे जो रिफ्रैक्शन हो रही है उसे हमें नहीं स्टडी करना, हमें जस्ट रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है। तो यहाँ भी यही हुआ होगा, यहाँ भी यही हुआ होगा, ऊपर भी रिफ्लेक्शन हुई और रिफ्रैक्शन हुई। मैंने बताया था ना, रिफ्रैक्शन भी होगी, रिफ्लेक्शन भी होगी, क्योंकि थिन फिल्म है। अच्छा अब यहाँ भी यही होगा, अब यहाँ भी आपके पास हुई रिफ्लेक्शन। अब आपने अगेन बना लिया नॉर्मल, ठीक है।
ये एंगल हो गया थीटा जो कि है एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, यहाँ पर भी एंगल बनता है जो कि है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर यहाँ पर एंगल बना लो तो ये होगा एंगल ऑफ, इसको थोड़ा सा हम अलग बना लेते हैं, ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब देखो डेंसर मीडियम है, ठीक है। डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाओगे, डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाओगे तो लाइट आपकी मज़ीद नॉर्मल की तरफ से दूर चली जाएगी। देखो पहले क्या हुआ, जब रेयर से डेंसर में आए तो नॉर्मल की तरफ आ गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई थी। जब डेंसर मीडियम से रेयर में गए तो नॉर्मल से दूर चली गई। बात बहुत क्लियर है, समझ भी आ रही है। अच्छा, ये हो गई आपकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखो नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया ए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये बहुत ज़रूरी है ये करना, सी, ये पॉइंट हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका ई। सही है, सारी चीज़ें हमारी बन चुकी हैं, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। आई होप आपको बात अच्छी समझ में आ गई होगी। अब जस्ट हमने हमारा काम पूरा हो चुका है, अब हमने इसको समझना है। देखो जब ये दोनों लाइन ए और बी और सी और ई आपस में एक डिस्टेंस पे जाके मिलेंगी तो आपको इंटरफेरेंस का फिनोमिना देखने के लिए मिलेगा। याद रखना, इंटरफेरेंस जब भी मिलती है जब दो लाइट की वेव्स या दो लाइट की रेस आपस में मिलती हैं। जब आपस में रेस मिलेंगी, देखो एक रे थी उसके ऊपर दूसरी रे आ गई तो ही तो आपको इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलेगा ना। तो ये एक रे थी, दूसरी रे एक बहुत आगे जाके डिस्टेंस में मिलेंगी एक दूसरे से, इंटरफेरेंस का फिनोमिना आपकी नज़र में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब समझ लेते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको असल समझते हैं। देखो भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस, देखो इससे बात समझ आएगी। पाथ डिफरेंस और फेज शिफ्ट, ठीक है। पाथ डिफरेंस क्या बन रहा है ये देखो, ए और सी कितना डिस्टेंस कवर किया, टी, सी और डी कितना डिस्टेंस कवर किया, 2t, है ना, ऐसा ही है ना। देखो 2t कवर किया ना। देखो जरा मेरी बात समझो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव वाला लिखा जाएगा। डिस्ट्रक्टिव वाला लिखो, d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। अब मैं इसके पीछे की सारी कहानी बता रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस। यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस कैसे बन रहा है, पाथ का डिफरेंस क्या होता है, यानी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना। देखो ए और बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जस्ट ए बी, है ना। लेकिन ए से लेकर सी और सी से लेकर डी, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2t। देखो आपको नज़र भी आ रहा है, ए से लेके सी आए, सी से लेके डी, तो पाथ डिफरेंस क्या बना, ए सी प्लस सी डी, है ना। देखो ए सी सी डी। अच्छा, ए सी और सी डी को आपस में ऐड करोगे तो कितना बनेगा, टी प्लस टी। देखो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस भी टी है, डी से लेके सी तक का डिस्टेंस भी टी है, तो ये हो गया 2t, और 2t बराबर है डी साइन थीटा यहाँ, ठीक है, ये आ गया। तो डी साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2t। अच्छा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसमें होता है, वैसे तो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे होते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी रखो NT, 2NT रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब आपके पास क्या आ गया, m प्लस 1/2। इसकी कहानी तो पता चल गई कि d साइन थीटा को 2t में क्यों रिप्लेस करा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस यहाँ 2t हो गया। अच्छा, अब फेज शिफ्ट क्या होता है ये देखो ज़रा, फेज शिफ्ट ये असल समझ लो। फेज आप लोगों ने पढ़ रखा है बच्चा, फेज शिफ्ट, फिर वो बात तो खुद ही क्लियर हो जानी है, फिर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। फेज शिफ्ट आपके पास ये होता है कि जब आपकी लाइट रे, जो लाइट रे होती है, जब आके टकराती है डेंसर मीडियम से, रेयर मीडियम से नहीं टकरा रही, डेंसर मीडियम से टकरा रही है, जब आपकी लाइट रे डेंसर मीडियम से आके टकराती है तो वो 180 पे शिफ्ट हो जाती है। ज़रा यहाँ देखो, इससे पूरी बात क्लियर होगी। ये आपके पास थिन फिल्म बना दी मैंने दोबारा। जब आपकी लाइट यहाँ से आके टकराई, फॉर एग्जांपल मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए समझने में, ये इस तरह बनी हुई है, यहाँ सीधा बना दी। जब ये यहाँ से आके टकराएगी ना तो इसका फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा, फेज
शिफ्ट, SHIFT, फेज शिफ्ट हो जाएगा इसमें कितना 180 का, यानी 180 का फेज शिफ्ट हुआ। क्या बात हुई कि पहले तो लाइट यूं आई थी, यूं थी, फेज शिफ्ट हो जाने के बाद अब लाइट हो गई यूं, उल्टी हो गई। देख रहे हो, पहले क्या था, ऊपर की तरफ थी, अब नीचे की तरफ आ गई, यानी उल्टी बात आ गई। यानी ये वाला डिस्टेंस आपका, ये वाला डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से बात शुरू हो रही है। तो ये कितना कहलाता है, ये कहलाता है 1/2 पाई, है ना, और ये जस्ट पाई, और पाई इज इक्वल टू 180 होता है। बात क्लियर हुई। अब ये ज़िंदगी भर नहीं भूलना। क्या समझाया मैंने कि जब लाइट आकर सरफेस से टकराई और टकरा कर वापस ऊपर गई, यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि OA वाली जो लाइट थी या OA वाली जो रे थी वो डेंसर मीडियम से टकरा गई। जब डेंसर मीडियम से टकरा कर रिफ्लेक्ट हुई तो इसका फेज शिफ्ट हो गया, यानी ये पहले ऐसे आई थी, अब ये ऐसे हो गई, उल्टी हो गई। और उल्टी कब होगी, पाई के बाद, पाई के बाद उल्टी होगी। तो इसलिए फेज शिफ्ट कितना हो गया, पाई कह लो या 180 कह लो, ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, अब सर ये नीचे वालों ने भी तो यही चक्कर किया, नहीं, नीचे वाली क्या हुई, ऐसे आकर ऊपर की तरफ चली गई, तो नो शिफ्ट, नो फेज शिफ्ट। क्यों, वजह क्या है, अब इसको समझो ज़रा। देखो, जब आप रेयर मीडियम में हो और डेंसर मीडियम से टकराओगे तो ये देखने के लिए मिलेगा। अगर डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहे हो, यानी डेंसर मीडियम से रेयर में रिफ्लेक्शन कर रही है, तो ये नहीं देखने के लिए मिलेगा। बात समझो, मैं अगर यहाँ पर टकराऊंगा तो मुझे ये फिनोमिना देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये डेंसर है। लेकिन जब मैं ये हवा में टकरा रहा हूँ, हवा में तो रेयर है ना, और मैं डेंसर से आया हूँ, तो जब डेंसर से रेयर में आके टकराऊंगा तो मुझे फेज शिफ्ट नहीं मिलेगा। बहुत क्लियर बात है। तो जब भी यहाँ पर कोई फेज शिफ्ट नहीं है, फेज शिफ्ट होने से क्या होगा कि कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन डिस्ट्रक्टिव में चली जाएगी, डिस्ट्रक्टिव की कंस्ट्रक्टिव में आ जाएगी। ये देखो, अब मुझे पता है ये चीज़ शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल कर रही हो, वैसे तो मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ना यहाँ वेव बनानी पड़ जाएगी कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए, वो मैं नहीं चाह रहा। उसकी वजह ये है कि वो 15-20 मिनट का टॉपिक है बनाना। तो अगर आपने इंटरफेरेंस वाला टॉपिक मेरा देख लिया तो ये बात क्लियर हो जाएगी। वहाँ पे आप लिखना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एमी इंग्लिश सेंटर, बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि ये ऐसा क्यों हुआ। चलो, ये समझ में आ गई बात, डिटेल समझ आ गई। अब मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा, फाइनल फार्मूला की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसको भी मिटा देते हैं, फाइनल फार्मूले की तरफ चलते हैं। फाइनल फार्मूला देखो, n को रख लो आप 1, n जस्ट इक्वल टू 1 रख लो, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। तो 2t इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लेमडा। अच्छा, अब ये m की वैल्यू क्या है, ऑर्डर, यानी पहला इंटरफेरेंस देखना है। अब इंटरफेरेंस देखो ज़रा, मेरी बात सुनो। इस तरह से होता है ना इंटरफेरेंस का फिनोमिना, कि पहले ब्राइट होती है, फिर डार्क होती है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, है ना। तो ये m की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर m की वैल्यू हो गई 0, यहाँ पर m की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पर m की वैल्यू हो गई 2, इस तरह चलता है। तो ऑर्डर कौन सा देखना है, कौन सी फ्रिंज आपको देखनी है, तो m की वैल्यू जस्ट पुट करते रहो। ठीक है, इस तरह ये मज़ीद चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो ये आपके लिए कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन आ गई। डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन भी बना देता हूँ। देखो, डिस्ट्रक्टिव के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 2t तो सेम रहना है, और ये जो m प्लस 1/2 लेमडा है ये हो जाएगा जस्ट m लेमडा। ठीक है, और यहाँ भी m वही है, 1 2 3 0 से शुरू है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। आई होप बात अच्छी समझ में आ गई हो, वैसे मैंने पूरी कोशिश करी। अच्छा, अब एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ, वेव लेंथ शिफ्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो वेव लेंथ अगर आपकी शिफ्ट हुई है तो आप वेव लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पर आएगा n लेमडा अपॉन n। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना, बात समझ आ जाएगी। वैसे मैंने बहुत डिटेल में जाकर आपको इसको क्लियर किया है, आई होप मुश्किल नहीं हुई होगी। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और देख लो, इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये मैंने नहीं बताया ना। अच्छा देखो, ये है आपके पास थिन फिल्म यानी डेंसर मीडियम, और ये ऊपर एयर मौजूद है यानी रेयर मीडियम। जब आपकी वेवलेंथ यहाँ पर आएगी ना, थोड़ी बेटर बना, ठीक है,
रेयर मीडियम में आपके पास वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। रेयर मीडियम में आपके पास वेवलेंथ ज़्यादा आ रही है, लेकिन ये आपको अभी भी कमी लग रही होगी, थोड़ी जगह कम है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये लो, तो रेयर समझो मैंने वेवलेंथ ऐसे बनाता हूँ ना, सीधी करके या उल्टी करके बना दिया। अच्छा, वेवलेंथ आपके पास रेयर मीडियम में ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब डेंसर मीडियम में चली गई वेव आपकी, तो यहाँ पर वेवलेंथ कम हो जाएगी, यहाँ पर वेवलेंथ कम हो जाएगी। इस चीज़ को याद रखना, जब भी आपके पास ये वेवलेंथ का फॉर्मूला आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? चलो, आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। तो अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल बड़ा आसान है। अ सोप बबल, मैंने जैसा कि आपको बताया था ना, बबल इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ थिन फिल्म, लेकिन सोप बबल, ठीक है। इन एयर इज़ ऑफ थिकनेस। अच्छा, अब इस सोप बबल की थिकनेस कितनी है? फॉर एग्जांपल समझो ये एक सोप बबल है, ठीक है। अब आप इसकी इस लेयर को स्टडी कर रहे हो। अब तो ये अगर लेयर मैं बड़ा करके देखूँ तो किस तरह नज़र आएगी? इस तरह नज़र आएगी, ठीक है। अब इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है आपको? टी दी हुई है। इसकी थिकनेस दी हुई है 320 नैनोमीटर। अच्छा, अब इसको नैनोमीटर से मीटर में मत कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि आपकी वेवलेंथ नैनोमीटर में आ जाएगी तो वो आपको कलर पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझे कोई वेवलेंथ दे दो, ठीक है, लैम्डा, समझ लो 700 नैनोमीटर की आपने मुझे वेवलेंथ दे दी और मुझसे पूछा कलर बताओ, तो भाई मैंने जैसा कि आपको पढ़ाया है कि मुख्तलिफ वेवलेंथ पर मुख्तलिफ कलर आ रहा होता है, तो मैं वेवलेंथ को देखकर कलर को पहचान सकता हूँ, ठीक है। मैं वेवलेंथ को देखकर कलर को पहचान सकता हूँ। तो चलो अब आगे स्टडी करते हैं। समझ गए ना वेवलेंथ से कलर कैसे निकल कर आएगा, कि मुख्तलिफ वेवलेंथ मुख्तलिफ कलर दे रही होती हैं आपको। अच्छा, अब चलो मज़ीद आगे स्टडी करते हैं। आगे कह रहे हैं, इफ़ इट इज़ इल्यूमिनेटेड विथ वाइट लाइट एट नियर नॉर्मल। अच्छा, अब इसके करीब हमने एक वाइट लाइट का सोर्स रख दिया ताकि हमें इंटरफेरेंस देखने के लिए मिले। नॉर्मल इंसिडेंट, व्हाट कलर विल अपेयर टू बी इफ़ रिफ्लेक्टिव लाइट। अच्छा, जब लाइट इससे लगेगी और फिर इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा और फिर ये आगे जाएगी, वापस आएगी, फिर इस तरह से होगा, तो ये पूछ रहे हैं कौन से कलर नज़र आएंगे, आप वो कलर बताओ। अच्छा, अब देखो गिवन डेटा में क्या क्या मिला है, उससे आपको पता चल जाएगा। गिवन डेटा टू फाइन। अच्छा, टी की वैल्यू है आपके पास 320 नैनोमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है यहाँ पर आपको 1.50। ये सोप का है, याद रखना, सोप बबल का है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। आपने वेवलेंथ निकालनी है, उस वेवलेंथ से हम कलर पहचानेंगे, ठीक है। अब सोल्यूशन करते हैं। अच्छा देखो, एक चीज़ और इन्होंने कही थी जो कि मैंने हाईलाइट नहीं करी, कि यहाँ पे इन्होंने एक बात कही थी कि जो हमें कलर मिल रहा है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देखो कलर कब मिलेगा? जब कोई ब्राइटनेस आपके पास आए। डार्क पे तो कलर नहीं मिलता ना, तो इसलिए आप यहाँ फॉर्मूला कंस्ट्रक्टिव का यूज़ डिस्ट्रक्टिव का यूज़ करोगे, ठीक है। सॉरी, कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला यहाँ आप यूज़ करोगे। जब आपको कोई कलर मिलता है तो क्यों मिलता है? ब्राइटनेस होती है तो इसलिए कलर मिलता है ना। डार्कनेस पे तो कलर नहीं मिलेगा ना, तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, हेयर वी यूज़ कंस्ट्रक्टिव फार्मूला, हेयर वी यूज़ कंस्ट्रक्टिव फार्मूला, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, आई होप आपको अच्छी समझ में आ गई हो बात। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला क्या पड़ा था? 2NT इज इक्वल टू m+1/2 लेमडा। आपको लेमडा चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को उस तरफ ले जाइए। तो ये लेमडा इज इक्वल टू 2NT/m+1/2 आ गया, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ तो ऑलमोस्ट आपके पास हैंगी, आप जस्ट कैलकुलेट कर लो। देखो मैंने कहा था ना, फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए m की वैल्यू 0 होती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने 4 ऑर्डर पता करने हैं यहाँ। फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट 0 फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकंड 1 हो जाएगा, थर्ड 2 हो जाएगा, फोर्थ 3 हो जाएगा। पहला मैं एक करके दिखा देता हूँ, फिर वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करता रहूँगा, बाकी आ जाएंगे। तो n की वैल्यू 0 रख के कैलकुलेट करो, सारी वैल्यूज़ गिवन है आपको।
2 तो 2 रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.50 है, टी आपके पास कितना है 320 है, और बाकी ये 0 आ गई है इनकी वैल्यू, और ये 1/2 आ गई। अब इसको मैं कैलकुलेट ज़रा मोबाइल से करके दिखाता हूँ, मोबाइल का कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आपके पास ये साइंटिफिक होगा, आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो इस तरह लगा लो और फिर रखो 2 मल्टीप्लाई 0.15 सॉरी 1.15 1.50 अच्छा मल्टीप्लाई 320। अच्छा अब डिवाइड में क्या लाना है, देखो ये तो 0 हो गया, जस्ट 0.5 1/2 0.5 तो पहली वैल्यू आपके पास आ रही है आपके पास 1902। ठीक है, ये m इक्वल टू 0 रखने पे आई। अब m इक्वल टू 1 रख के चेक करो। अब कुछ नहीं करना, जस्ट आपने जो यहाँ पे 0 रखा था उसको 1 कर दो, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 1.50 320 1 + 1/2। ठीक है, तो अभी 0.5 के साथ +1 कर दो, जस्ट आपका काम हो जाएगा। तो ये पहली वैल्यू आ गई, ये दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 640 नैनोमीटर। अच्छा अब m की वैल्यू 2 रखो, यहाँ पे रखो, जस्ट उसी को चेंज कर दो तो थोड़ा सा ये हो जाएगा। ब्रैकेट कर लो ताकि याद रहे। अच्छा लैम्डा इक्वल टू 384 नैनोमीटर। अब इसी तरह 3 भी रख लो, तो लैम्डा इक्वल टू जस्ट आंसर लिख लो, यहाँ पर 3 कर दो, तो ये 274 आ रही है, 274 नैनोमीटर। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ आपने निकाली। अब कलर क्या बनता है, आप अगर गूगल भी करो कि 384 नैनोमीटर मेरे पास वेवलेंथ है, तो कलर क्या होगा, गूगल से पूछोगे वो भी बता देगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, आपको पता है ये रेड और वायलेट का रीजन होता है, तो कलर आपके पास रेड और वायलेट में आ रहा होगा। नियरली यहाँ लिख देते हैं NEARL1 नियरली रेड एंड वायलेट। ठीक है, वायलेट। ठीक है, चलो ये आपका हो गया जवाब। आई होप समझ में आई हो बात। इसको बहुत आसान कर दिया मैंने, बुक में तो बहुत उन्होंने मुश्किल लिखा हुआ था। तो कुछ ना आया हो तो पूछना, ज़रूर गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में